कत्ल करने के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है, लेकिन इस कत्ल की कहानी को सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, जिसकी कहानी किसी क्राइम थ्रिलर मूवी से कम नहीं है, क्योंकि जिसका कत्ल हुआ उसका कातिल से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है और ना ही कोई जान पहचान है। बावजूद इसके उसकी हत्या कर उसी की पहचान मिटा दी जाती है और फिर मिलती है एक नई पहचान। लेकिन कुछ दिनों बाद ही कातिल की तलाश पूरी होती है। फिर इस कातिल ने कत्ल में शामिल किरदारों की कहानी बताई तो पुलिस भी चौंक जाती है। दोस्तों, मर्डर मिस्ट्री की बात होती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर से। यहाँ की इंजीनियरिंग कॉलेज के पास ही कमलेशपुरम कॉलोनी है। इस कॉलोनी में काफी संख्या में लोग रहते हैं। आज की कहानी भी उसी कॉलोनी से जुड़ी है। तारीख थी 10 जून 2011। शाम के वक्त 24 साल की एक लड़की अपने घर से बाहर निकलती है। उस लड़की का नाम था शिखा दुबे। वो घर की दहलीज से निकलती तो है, लेकिन फिर लौटकर कभी नहीं आती है। कई घंटे बीत जाने पर भी कुछ भी पता नहीं चल पाता है और फिर परिवार के लोग उसकी तलाश शुरू करते हैं, पर शिखा कहीं नहीं मिलती है। फिर शक करते हुए उस लड़के के घर जाते हैं जिससे वो शादी करने की जिद कर रही थी। वही लड़का जिसका नाम दीपू था, उम्र तकरीबन 26 साल। अब शिखा के घर वाले दीपू के घर पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ दीपू भी गायब मिलता है। अब परिवार के लोग बेटी के गायब होने के पीछे दीपू पर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवा देते हैं। लापता होने के अगले दिन यानी कि 11 जून 2011 को शहर के सिंघाड़िया इलाके के जंगलों में एक लड़के की लाश मिलती है। पुलिस ने उस शव को देखा तो उसकी कद काटी और कपड़ों से पुलिस को शिखा होने का शक हुआ। इसलिए पुलिस ने शिखा के पिता राम प्रकाश दुबे को भी मौके पर आकर पहचानने के लिए बुलाया। पिता और परिवार के अन्य रिश्तेदार भी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां लड़की की लाश मिली थी। अब परिवार के लोग उस लाश को देखते ही चीखते चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि शिखा दुबे ही थी। वही कपड़े पहने थे जो पहनकर शिखा 10 जून की शाम को घर से निकली थी। गले में वही काला धागा जिसे दूसरों की नजरों से बचने के लिए शिखा अपने गले में पहनती थी, और वही चप्पल जो घर से पहनकर निकली थी। सब कुछ वही था। कद काठी भी वैसी ही थी, बस उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका चेहरा बुरी तरह से कुचल दिया गया था। चेहरे पर खून का सिर्फ लाल रंग ही दिख रहा था, बाकी कुछ भी नहीं। अब उस लाश की पहचान होते ही लड़के के पिता से पूछा गया कि आपको किस पर शक है। बिना कोई समय गवाए शिखा के पिता राम प्रकाश तुरंत कहते हैं कि कातिल वही है जिसके साथ वो भागी थी। नाम है दीपू यादव। अब गोरखपुर पुलिस गुमशुदगी के मामले की रिपोर्ट को हत्या की धाराओं में तब्दील कर देती है और हत्या की तलाश शुरू कर दी जाती है। इधर शिखा के परिवार ने उस लाश का पोस्टमार्टम करवाया और अंतिम संस्कार भी कर दिया। अब परिवार के लोग आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे और इस घटना से लोगों में काफी नाराजगी थी। गुस्से में लोग तुरंत कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे, इसलिए पुलिस के आला अधिकारी इस मामले की तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दे देते हैं। पुलिस अब आरोपी की तलाश के लिए उसके परिवार के लोगों से कड़ाई से पूछताछ शुरू कर देते हैं। उसके करीबी दोस्तों के बारे में पता लगाया जाता है। दोस्तों और परिवार के लोगों से पूछताछ करने पर एक ऐसे दोस्त की जानकारी मिली जिसे पूछताछ करने पर पुलिस को पता चला कि दीपू यूपी के ही सोनभद्र में हो सकता है। अब पुलिस सोनभद्र में आरोपी की फोटो के सहारे उसकी तलाश शुरू कर देती है। उसकी तलाश करते हुए वहां तक पहुंच जाती है जहां पर वो छिपकर नाम बदल कर रह रहा था। अब पुलिस सादे ड्रेस में उसकी तलाश करते हुए एक घर के दरवाजे तक पहुंचती है और दरवाजा खटखटाती है। उस दरवाजे को एक लड़की खोलती है। उस लड़की को देखते ही सादे ड्रेस में पहुंची पुलिस के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। पुलिस को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि क्या वो सच में जो देख रहे हैं वाकई में सही है, क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मरी हुई शिखा दुबे ही थी। फिर पुलिस को कमरे में दीपू भी मिल जाता है। अब पुलिस के सामने वही सवाल था जो इस वक्त आप सब सोच रहे हैं कि जब शिखा जिंदा है तो फिर मरने वाली लड़की कौन थी। अब इस बारे में शिखा और दीपू से पूछताछ की गई, तब बेहद ही चौंकाने वाली बात सामने आई। दीपू और शिखा ने बताया कि इस अपराध में सिर्फ वही दोनों नहीं बल्कि 2 और बड़े किरदार हैं, जिसमें सबसे अहम दीपू का एक दोस्त है जिसका नाम सुग्रीव है, जो एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी है। उसकी कई गाड़ियां भी चलती है। उससे मिलकर ही इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया गया था। दीपू और शिखा ने पुलिस को बताया कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। दोनों का घर भी आसपास में ही था, इसलिए उनके मिलने पर लोगों को शक हो गया था। और इस बारे में शिखा के परिवार को जानकारी हुई तो पिता ने सबसे ज्यादा विरोध किया था। पिता ने साफ साफ कह दिया था कि कुछ भी हो जाए उस लड़की से शादी नहीं होने दूंगा। अगर ऐसा हुआ तो सब लोग मेरा मरा मुंह देखेंगे। ऐसे में दोनों परेशान हो गए थे, इसलिए घर वालों को बिना बताए 18 अप्रैल 2011 को एक मंदिर में जाकर उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद बिना किसी को बताए अपने अपने घर चले गए। अब दोनों एक साथ रहना चाहते थे, लेकिन ये बात पता थी कि घर वाले कभी राजी नहीं होंगे। अब घर छोड़कर भाग गए तो पुलिस केस भी हो जाएगा और पकड़े गए तो दोनों फिर से अलग हो जाएंगे। ऐसे में उसके दोस्त सुग्रीव ने बताया कि काम के सिलसिले में सोनभद्र भी आता जाता है,
वहाँ एक शादीशुदा लड़की है जिसका नाम पूजा है। उसकी उम्र करीबन 25 से 26 साल की है, जो बिल्कुल हूबहू शिखा जैसी दिखती है। दुबली पतली वैसी की वैसी है जैसे कि शिखा है। पूजा की लंबाई भी शिखा जैसी ही दिखती है। उसकी एक 3 साल की बेटी भी है और परिवार भी काफी गरीब है। इसलिए एक बार वो काम के सिलसिले में मुझसे मिली थी। ऐसे में हम उसे काम के बहाने गोरखपुर बुला सकते हैं। और पूजा का नाम आते ही प्यार को अंजाम देने के लिए इनके दिमाग में खतरनाक साजिश पनप जाती है। अब सुग्रीव के कहने पर काम के सिलसिले में पूजा गोरखपुर आने के लिए तैयार हो जाती है। उसे 3000 रुपए देने का वादा किया जाता है और कुछ रुपए एडवांस भी दिए जाते हैं। ऐसे में पूजा भी राजी हो जाती है और परिवार से किसी को बुलाकर अपनी 3 साल की बेटी को उन्हें देख रेख के लिए सौंप देती है, ताकि गरीबी में उसकी कमाई से घर का खर्चा आसानी से चल जाए। लेकिन उसे कहाँ पता था कि जहाँ वो जा रही है वहाँ उसे सिर्फ मौत मिलेगी। अब 10 जून की तारीख को सुग्रीव खुद ही एक ट्रक लेकर सोनभद्र से गोरखपुर के लिए चला जाता है। उस ट्रक में उसका एक साथी बलराम भी था। उसी ट्रक से पूजा को लेकर सुग्रीव और बलराम गोरखपुर आ जाते हैं। यहाँ के सुनसान जंगल वाले इलाके में ले आते हैं। यहाँ उसे बताया जाता है कि कुछ लोग उसे मिलने के लिए आएंगे। इसी बीच सुग्रीव ने फोन करके शिखा और दीपू को भी वहीं पर बुला लिया जाता है। घर से निकलने से पहले दीपू मार्केट से पूजा के लिए कुछ नए कपड़े खरीद लाता है और बैग में रखकर दोनों जंगल पहुंचते हैं। फिर पूजा को उस जगह से दूर ले जाया जाता है जहां ट्रक खड़ा था। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ट्रक के पहियों के निशान ना मिले। और इसके बाद सुग्रीव और दीपू दोनों मिलकर पूजा की गला दबाकर हत्या कर देते हैं। और इस मर्डर के बाद शिखा अपनी साजिश की शुरुआत करती है। वो मर चुकी पूजा के कपड़े उतार कर अपने पास रख लेती है और जो कपड़े पहनकर खुद घर से आई थी वही कपड़े उतार कर मरी हुई पूजा को पहना देती है। शिखा हमेशा अपने गले में एक काला धागा पहनती थी। वो धागा भी उतार कर पूजा के गले में डाल देती है और चप्पल भी आसपास ही छोड़ देती है। इसके बाद शिखा नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाती है। फिर धारदार और भारी हथियार से पूजा का चेहरा बुरी तरह से कुचल दिया जाता है, ताकि किसी भी तरह से चेहरा पहचान में नहीं आए। इस तरह मरी हुई पूजा को शिखा का रूप देकर सभी अलग अलग निकल जाते हैं और दीपू और शिखा दूसरी गाड़ी से वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं सुग्रीव और उसका साथी पूजा के शव को वहाँ से लेकर सिंघाड़िया के पास जंगल के किनारे छोड़ देता है, ताकि उनके बारे में किसी को भनक भी ना लगे। इसके बाद धारदार हथियार को दूर नहर में फेंक दिया जाता है। इसके बाद दोनों ट्रक लेकर निकल जाते हैं और सुग्रीव के कहने पर ही दीपू और शिखा सोनभद्र में जाकर नाम बदल कर रहने लगते हैं। इस मर्डर केस का पुलिस ने 21 जून 2011 को खुलासा किया जाता है। शिखा को जब उसके पिता से मिलाया गया तो पहले तो उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ। ये सोचा ही नहीं था कि जिन हाथों से बेटी का अंतिम संस्कार करेंगे वही हाथ उसे दोबारा जिंदा भी छू सकेंगे। और इसलिए भरोसा करने के लिए उन्हें शिखा के चेहरे को अपने हाथों से छूकर पता लगाया कि वाकई में ये शिखा ही है। फिर जब यकीन हो गया कि वो लड़की शिखा यानी मेरी बेटी है, तब पुलिस के सामने उसके पिता ने बताया कि ये बेटी मेरी है, लेकिन अब वो मेरे लिए मर चुकी है। वो उसी दिन मर गई थी जब उसने दीपू से शादी करने की बात कही थी। और इस तरह इस केस में दीपू, शिखा, सुग्रीव और बलराम को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। लेकिन अफसोस उस पूजा का जो गरीबी में अपनी मासूम सी 3 साल की बच्ची को छोड़कर गोरखपुर आ गई और बिना किसी दुश्मनी के मौत की नींद सो गई। अफसोस इस बात का कि प्यार को पाने के लिए दो लोगों ने खुद के बजाय उस मासूम पूजा की कुर्बानी दे दी। जिस प्यार के लिए दोनों ने दूसरों के परिवार को तबाह किया, वो बाद में खुद भी शादीशुदा जिंदगी गुजार नहीं सके और फिर जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद दोनों अलग हो गए। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर